मैंने कहा कि हर डिविजनल सतह पे पीएफएसए होनी चाहिए और हर डिविजनल सतह पे ये री एग्जामिनेशन के लिए एक बोर्ड होना चाहिए। अगर आपने पब्लिक को इंसाफ जल्दी देना है तो ये डिसेंट्रलाइजेशन करनी पड़ेगी। आपको हर सब्जेक्ट को उसका हिस्सा देना पड़ेगा, उसकी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। आपके माश और फोरेंसिक मेडिसिन की ट्रेजेडी ये है कि यहाँ जो आपके पास एग्जामिनी आता है ना, वो 90% केसेस में झूठ बोलता है। सर ये बात वैसे मैं इससे तो एग्री करूंगा कि ये मैंने बहुत देखा है सर। इस पे तो खैर एक अलग टॉपिक है, इसमें इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी का सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर आप ये बताएं कि पाकिस्तान में हमारे फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के लिए जो ये कॉर्नर ऑफिस है और इस तरह का है लीगल प्रोसीडिंग्स है, इसमें बीइंग अ डॉक्टर हमारे लिए फ्यूचर स्टेप फॉरवर्ड क्या है? देखिए, कॉर्नर ऑफिस तो नहीं बन सकता क्योंकि आपका मेडिकल लीगल सिस्टम मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल सिस्टम है। ठीक है, कॉर्नर आपका ऑफिस बन जाए, कॉर्नर ऑफिस पे फिर कॉर्नर कौन होगा? वो मेडिकल मैन होगा, वो लॉ ग्रेजुएट होगा, वो ब्यूरोक्रेट होगा, वो रिटायर्ड जज होगा, या बड़ी माफी के साथ, बड़े मुअद्दबाना तरीके से, विदाउट एनी प्रेजुडिस कि वो कोई रिटायर्ड जनरल होगा। ये पैरामीटर्स आपको, आपका मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल सिस्टम है जिसमें पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है। मैं एडमिट करता हूँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये थे सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन अली मुर्तजा साहब, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनी थी। एक मेडिको लीगल एक्ट हमने ड्राफ्ट किया था जो कि कैबिनेट के आगे पेश हो गया था। उसके ऊपर कुछ लॉ मिनिस्टर की रिजर्वेशंस थी जिसको ये गवर्नमेंट लेके आगे चल रही है। मुझे उम्मीद है उसमें कुछ चेंजेस भी हैं कि ये एक मेडिको लीगल एक्ट बनेगा तो ये कुछ चीजें मजीद स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। एक कंसेप्ट ये आ रहा है कि मेडिकल लीगल डॉक्टर्स का कैडर अलहदा कर दिया जाए। उसमें आपके पास ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा इशू है। कोई भी डॉक्टर सारी जिंदगी के लिए सिर्फ मेडिकल लीगल वर्क में नहीं आना चाहता। जो इस वक्त पाकिस्तान की प्रेजेंट सूरत हाल है या पंजाब की जो प्रेजेंट सूरत हाल है, आपके कवानीन में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। ऑथोराइज मेडिकल अफसर 299C पाकिस्तान पीनल कोड की डेफिनेशन में मेडिकल ऑफिसर अब्लीक बोर्ड का लफ्ज है। पुलिस रूल्स में कहीं मेडिकल अफसर है, कहीं सिविल सर्जन है, कहीं क्वालिफाइड मेडिकल मैन है। तो इस डिस्पैरिटी को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है जी। और इसका बेहतरीन तरीका यही है, जो प्रैक्टिकल काम है वो टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन को देना पड़ेगा, उनको ह्यूमन रिसोर्स देना पड़ेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कम से कम कोई पंजाब, तो जो डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड जिसमें फोरेंसिक का कोई बंदा शामिल नहीं होता, बाद औकात वो गलत होता है और वो जो एक सिंपल मेडिकल अफसर होता है वो ठीक होता है। तो देखें, कोई क्या फोरेंसिक मेडिसिन के साथ, मेरे साथ क्या ट्रेजेडी ये है कि जो फोरेंसिक मेडिसिन में टीचिंग डिपार्टमेंट में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं के अलावा मैं
रहेंगे और ये इसी तरह ही नाइंसाफियां चलती रहेंगी। मैंने दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा जिसमें, मतलब मैं मलेशिया एक ही दफा मुझे मौका मिला है, नेपाल और बांग्लादेश जाने नहीं दिया गया मुझे। मैं तो कोई क्लिनिकल डॉक्टर नहीं हूं। तो मलेशिया में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मोहम्मद हुसैन साहब, उनका एक दिन मुकर्रर था प्रोफेसर का, जिस दिन जितनी ऑटोप्सी आती थी वो करते थे। तो ये सर ये बहुत एक, बड़ी बात है कि एक प्रोफेसर लेवल का बंदा खुद ऑटोप्सी कर रहा है, मतलब उससे उसके ट्रेनिंग्स भी सीखेंगे, उससे बहुत सारी चीजें और भी होंगी, और उससे मतलब ये तो सर यही तो चीज है जो पाकिस्तान में लैग कर रही है। तो क्या प्रोफेसर लेवल का बंदा अपेंडिसेक्टमी नहीं करता, हर्निया नहीं करता, पस ड्रेन नहीं करता, स्टिच नहीं लगाता? सर लगाता है, लेकिन ज्यादातर तो अपने प्राइवेट पेशेंट्स के लगाता है। नहीं नहीं यार, सरकारी भी वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी एक और बात जो बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है, वो है री एग्जामिनेशन। रूज मिलना है ना ब्रेयन मिलना है, कोई एक स्कार मिलना है, स्कार से कोई वेपन कैसे दे सकता है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन कैसे दे सकता है, एक अजीब किस्म का गवर्नमेंट एक्सचेकर का नुकसान है, पुलिस को अलहदा मुसीबत पड़ी है, मजिस्ट्रेट को अलहदा इसमें पड़ी है, डॉक्टरों का अलहदा जो है ना वक्त जाया हो रहा है, और 99% उसमें फॉल्स एलिगेशन हैं, और वो केसेस हैं जिसमें जाती दुश्मनी है, वो एक दूसरे का पीछे ही नहीं छोड़ते। और सके भाइयों के दरमियान, कजन्स के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान, हमसायों के दरमियान, ये नहीं कि कोई अफगानिस्तान से, कोई इंडिया से, कोई इधर से बंदे, ये मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन ये है, कोई ऐसी खास दुश्मनी भी नहीं, बड़े छोटे छोटे वाक्य हैं। इसने पानी मेरी फसल में लगा लिया, इसने बकरियां मेरी फसल में चरने के लिए छोड़ दी, इसने मेरे घर के आगे लगाया हुआ था, ये वाले सारे चक्कर हैं जो लोकल लेवल पे भी बड़ी आसानी से, अगर मेटोकुलस पहला एग्जामिनेशन अगर मेटोकुलस हो तो री एग्जामिनेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। ये भी बड़ी आपने बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बात की है। इस पे सर एक बात ये हो सकती है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी लेजिस्लेशन लानी चाहिए कि ये जो इस तरह के छोटे छोटे इन्होंने होते हैं या फॉल्स इस पे एलिगेशन लगाते हैं, उस पर सजा देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को कोई इस तरह का नहीं मैं होना चाहिए। अब अमार वो ये मियाँ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात सर या होगी। फिर फीस रेस कर देनी चाहिए सर, या फिर फीस रेस कर देनी चाहिए, बिल्कुल, खासतौर पे मेरी पहले एग्जीमेशन की। एक सेकंड डॉक्टर कंवल, मैं सर ना प्लीज बताएं। अभी शेखुपुरा में गया मैं, एक मेरा विजिट था शेखुपुरा का, वो मैं बीइंग सर्जन मेडिकल लीगल वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया और मेरा ये ड्यूटी भी थी। तो मैं डीपीओ शेखुपुरा से मिला, मैंने कहा जी ये 90% केसेस फॉल्स केसेस हैं, फैब्रिकेशन डिक्लेयर होती है। जब 2-3 लेवल पे फैब्रिकेशन डिक्लेयर हो गई है, आप पुलिस वालों के पास वो रिजल्ट आ गया है, तो वो जिसने फैब्रिकेटेड इंजरी अपने ऊपर लगाई है या किसी से लगवाई है, आप उसके खिलाफ पर्चा करके उसको अंदर क्यों नहीं करते? यहाँ ये प्रूव क्यों नहीं करते कि इस शहर में कौन नोटोरियस बंदा है जो फैब्रिकेटेड इंजरीज कर रहा है पैसे लेके? अच्छा, उसने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं ये पहली दफा किसी ने ये बात मुझे आके कही है। मैंने कहा जी एक बंदा अपने आप को इंजरी लगाता है तो वो अपना मुलजम है खुद, और ये साबित हो गया है मेडिकली कि ये फैब्रिकेटेड है, तो आप वही दफा उसके ऊपर लगा के उसको अंदर करें ना, फिर वो आपको बताएगा कि उसने किसको कितने पैसे दे के कहाँ से ये अपनी उंगली तोड़वाई है, फिर आप उसको भी पकड़ें। जब ये वाला सर्कल आप तोड़ेंगे तो ये जो 50,000 साल का मेडिकल लीगल पंजाब का होता है, ये 5,000 रह जाएगा।
तो सर इस पे उनका क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने इस पे कोई बताया कि कोई लीगल स्टैंडिंग है, कोई लॉ है या कुछ है इस पे? लॉ ऑटोमेटिकली मौजूद है। देखें, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पे बंदा अंदर होता है, बिल्कुल होता है। होता है ना। तो अपने आप को जख्मी करके एक वो जुर्म और एक उसकी बुनियाद पे फॉल्स मेडिकल लीगल लेना और दूसरे के ऊपर पर्चा कराना एक जुर्म। कानून तो सारा मौजूद है, वो तो आपके हिस्से की 500 साल की आगे की मेहनत तो अंग्रेज करके दे गया हुआ है आपको, सर आपने तो उसको इम्प्लीमेंट करना है ना। यस, दैट्स द पॉइंट कि पाकिस्तान में कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आजकल लोगों को एक बड़ा वो चढ़ा हुआ है कि हमने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। एक प्लेटफॉर्म है, उस पर किसी ने अपनी खुदकुशी की एक वीडियो डाल के उसको वायरल करने की कोशिश की। अब नाम मैंने कोई नहीं लेना, आई एम जस्ट गोइंग इनटू ब्रॉडर डिटेल्स। उस पे सर कानून ने कोई हरकत नहीं की, हालांकि वीडियो एविडेंस मौजूद था। उसको छोड़े चले, वन व्हीलर्स होते हैं यहाँ पे सड़कों पे करके वीडियो चढ़ा रहे होते हैं, उसमें हमारे कानून कोई हरकत नहीं करता, नंबर प्लेट तक नजर आ रही होती है। तो जस्ट बंदे ने कानून को इन्फोर्स कराना है। देखो जी, वो डॉक्टर तो नहीं कानून को इम्प्लीमेंट करा सकते। कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए डेफिनेटली एजेंसियां सर, डेफिनेटली सर। कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए एजेंसियां मौजूद हैं। डॉक्टर के लिए तो जब कानून मसलन देखें, मैं बड़ी फिर माफी के साथ चेरिंग क्रॉस पे या फैसल चौक पे ये पाबंदी है जलसे जुलूस की या इज्तिमा की। कोई दिन ऐसा होता है जब वहां डरना ना हो, ट्रैफिक बंद ना हो, और एक डॉक्टर जिसने 3 बजे वाकई ध्यानदारी से ड्यूटी की है, उसने घर जाना है, और यहाँ उसने रास्ते में अपने बच्चों को पिक करना है, यहाँ उसकी बेगम ने ड्यूटी खत्म की है उसको पिक करना है, यहाँ उसकी वालदा का फोन आया है कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हुए जाना है रास्ते में घर जाते हुए, और वो वहां फंस गया है। ये तो मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, मुझे बताओ कि वो उसका क्या हाल होगा। सर मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अपना जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बड़ा वहां पे शुरू शुरू में एक दो दफा मैं इरिटेट हुआ, तंग हुआ। उसके बाद मैंने हमेशा निकलने से पहले मैं गूगल मैप्स देख लेता हूँ कि आज सड़क का क्या हाल है। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है, और गूगल मैप्स जो बताता है मैं उसको फॉलो करता हूँ। मैं इसलिए बड़ी इनकन्वीनियंस से बच गया हूँ, क्योंकि बहुत माजरत के साथ और बड़े अदब के साथ पाकिस्तान के अंदर जो एजेंसियां हैं उनकी कुछ अपनी मजबूरियां ये क्या है, लेकिन कानून उस तरह से इन्फोर्स नहीं कर पाते जिस तरह होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। प्लीज सर। आपको पता है ये रास्ता रोकने के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सख्त वईद है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कानून की बात तो दूर रह गई यार, हमारे लिए इससे बड़ा कानून क्या होगा कि हमें साहब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया है ये रास्ता रोकने के ऊपर, रास्ते में गंदगी फैलाने के ऊपर। बिल तो हम हमारे लिए और इससे ज्यादा और बड़ा मशले राह क्या होगा। सर हमारे लिए तो डेफिनेटली ये सर आपकी बात सही है, और इस पे तो और तो सर कोई इस पे नहीं है, ना ही कोई सेकंड ऑप्शन है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दिस सर। मैं आपको एक बात बता दूं डॉक्टर अमार, मतलब कि मैं भी कोई बाई प्लानिंग फोरेंसिक मेडिसिन में नहीं आया था। मैं भी घर में कार्डियोलॉजिस्ट बनने निकला था घर से। मेरी वालदा बीमार थी, 4th ईयर में था मैं जब उनको शायद पहली दफ़ा एमआई की वजह से दाखिल कराना पड़ा। तो लेकिन जब मैं स्पेशलिटी में, मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या पीजी ट्रेनीज हैं, मैं उनको यही कहता हूँ, यहाँ जो मेरे साथ डेमोस्ट्रेटर्स काम कर रहे हैं, तो देखो मैं आपको पोस्टमार्टम मेडिकल लीगल करने वाला टूल नहीं बनाना चाहता कि आप काम करते जाएं और ये रोज का ये एक जो दिहाड़ी है वो लगती जाए और मेरी टोर बनती जाए। आपने अगर स्पेशलिटी में आना है तो फिर शौक से आए, इस काम को शौक से सीखें। ये फोरेंसिक मेडिसिन सिर्फ मेडिकल लीगल पोस्टमार्टम करने का काम नहीं है, ये हमें प्रोफेसर नसीब अरमान साहब ने सिखाया है, अल्लाह उनका ये सदका जारिया कबूल करे। फोरेंसिक मेडिसिन के बंदे का काम कानून बना के देना भी है, गवर्नमेंट को ड्राफ्ट करके भी देना है। थोड़ी सी कोशिश मैंने की है, पंजाब ह्यूमन टिश्यू एक्ट बनाया है, मेडिकल लीगल एक्ट में कोशिश की है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। एज ए सर्जन मेडिकल लीगल गवर्नमेंट को खत लिखे हैं, इसी यही ये डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के ऊपर, प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के ऊपर,
पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के ऊपर, अब उसकी रिपरकशंस भी मैं फेस कर रहा हूँ। इज्जतों का रखवाला अल्लाह ताला है, लेकिन जो काम आप शौक के, कमिटमेंट के बगैर करेंगे ना, उसमें कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती। और मैं बड़ी माफी के साथ बहुत कम पुलिस वाले मैंने देखे हैं जो शौक से तफ्तीश करते हैं, और जो करते हैं ना वो बात की तह तक पहुंच जाते हैं। सर इस पे तो कोई डाउट नहीं है, और सर बात आपकी भी ठीक है। आपने सर अभी सवाल आपने अभी हमें बताया है कि आपने मतलब लॉ ड्राफ्ट किया और एप्लीकेशन इस पे पंजाब ह्यूमन टिश्यू एक्ट के लिए आपने इस पे किया, तो सर इस पे थोड़ी सी आप बताएं कि ये जो ड्राफ्टिंग होती है, ये जब आप लेटर लिखते हैं, ये जब आप इस तरह के लॉज लिखते हैं, तो किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि सर बात यहीं से शुरू होती है। बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यार आपने जब डिपार्टमेंट आपने के लिए देखें, अपनी जब आप ये मैंने मतलब कि देखें, ये जो KEMU का एक्ट है ना, मैं आपको बताऊं, ये प्रोफेसर नसीबा रवान साहब की मेहनत है इसको ड्राफ्ट करने में। क्या बात है सर। एक्ट के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जी सर। उसमें उसका प्रीएम्बल होता है। आप कोई भी एक्ट पढ़ लें, फिर उसमें सेकंड सेक्शन में डेफिनेशंस होती हैं, फिर उसके आगे उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, और फिर उसने अगर किसी एक्ट को रिपील करना होता है तो उसका जिक्र होता है, फिर उसका कोई नाम होता है। तो ये ये ऐसे ही है जैसे हमने खत लिखना हो तो टू द वाइस चांसलर KEMU लाहौर, फिर उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर रिस्पेक्टेड सर, फिर नीचे अपना मुद्दा लिखते हैं, फिर नीचे अपना आप लिखते हैं यूर सिंसियरली। इसी तरह जो ये एक्ट या लॉ है, इसको ड्राफ्ट करने के लिए इसके सर्टन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको आप ना देखें। मैंने आई शुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने तो अपना आखिरत में यही लेके जाना है। आप नकल कर लें यार, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। आप कोई एक्ट एक सामने ले लें, मिसाल के तौर पे एनाटमी एक्ट इंडिया का आप ले लें, 1956 का ले लें, उसको सामने रख लें, उसको पढ़ते जाएं, उसको अपने मुल्क के हिसाब से जो आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, जो आपको कर लें। मैं आपको शर्तिया कहता हूं, ये अभी जो रेप की डेफिनेशन चेंज हुई है, ये हरफ ब हरफ हू बहू वही है जो इंडिया ने की हुई है। चलिए आप सर, अपना शुक्र है कोई कोई इम्प्रूवमेंट सर तो आई। बिल्कुल। सर सर इधर मेरा एक क्वेश्चन है सर, 2 फिंगर टेस्ट जो ऑब्सोलीट हुआ है सर, उस पे जरूर कमेंट करें। अभी बहुत ज्यादा उसके बारे में यानी सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी बड़ी डिबेट है एक, और सर थोड़ा सा सर उस पे बात करें। मैटर इज स्टिल सब जुडिस। मैं उस पर बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा मैं अनऑफिशियली बता देता हूँ, विक्टिमाइज भी हो रहा हूँ फ्रॉम ए सर्टन part, certain functionary of a office of legal office, उसमें जो कोर्ट का फैसला है वो सर आंखों माथे पे, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। वर्जिनिटी टेस्ट, हाइमन टेस्ट नाम की कोई टर्मिनोलॉजी मेडिकल लिटरेचर में मौजूद नहीं है, ना ये किसी मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन के प्रोटोकॉल में शामिल है। ये मेरी एक सोची समझी राय है। ये सारी मीडिया की टर्म्स हैं, स्लैंग टर्म्स हैं, ये इंटरनेट वगैरह पे लिखी हुई हैं। एक ही टर्म है, सेक्शन 164 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये कहता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, और मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन इज ए टाइप ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। अब वो मेडिकल एग्जामिनेशन, उसको आप मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन कह लें, उसके 3 ही पार्ट हैं। दुनिया में कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन हो, वो सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम का हो, या वो एक हेमीप्लीजिया के मरीज का हो, CVA का मरीज का हो, MI का हो, उसके 3 ही पार्ट हैं, और वो हैं हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद उसका
डायग्नोसिस बनता है। मेडिकल लीगल केसेस में हिस्ट्री हमें एग्जामिनी देता है या पुलिस देगी, ठीक है जी। एग्जामिनेशन मेडिकल मैन ने करना है। एग्जामिनेशन के वही पार्ट हैं जो दुनिया में हर केस के मेडिकल एग्जामिनेशन के पार्ट हैं। वो क्या है? इंस्पेक्शन, पेल्पेशन मतलब कि परकशन और आस्कल्टेशन, यही है ना, और तो कोई नहीं है। अच्छा, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में वही है, आपने ब्लड लेना है, यूरिन लेना है, स्वैब लेने हैं, एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, सीटी स्कैन कराना है। अब एक डॉक्टर के पास, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें बाय कोर्ट ऑर्डर सेक्सुअल असॉल्ट के फीमेल विक्टिम का मुआयना होता है एज पर वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज फीमेल मेडिकल अफसर ये मुआयना कर सकती है, मेल नहीं कर सकता, ठीक है जी। अब कोर्ट ने ऑर्डर किया मेडिकल एग्जामिनेशन करें ये, क्योंकि खातून ने वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पहले जाके मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना होता है कि ये मेरा मुआयना करवाएं जी, ये मेरे साथ ज्यादती हुई है। जज मजिस्ट्रेट साहब ने या अदालत ने ऑर्डर करना होता है, साथ लोकल पुलिस को ऑर्डर करना होता है कि भाई इसको कंपनी करें, जाके मुआयना करें। अब उसने मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। अब मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन में जाहिर है पहले उसका बायोडेट उसकी, फिर डॉक्टर साहब ने उसकी एक्सप्रेस कंसेंट लेनी है रिटर्न, हालांकि कोर्ट ऑर्डर मौजूद है, वो वहां कंसेंट दे के आ चुकी है। फिर उन्होंने उसका बायोडाटा लेना है, उसकी कंसेंट लेनी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है। अब हिस्ट्री में सर देखें, यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको बड़े अदब से इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। अब देखें, हम बात करते हैं, ये रेप विक्टिम की बात हो रही है, ठीक। डीएनए एविडेंस जो है वो 24 घंटे 72 घंटे, वो एक टाइम लिमिट होता है कि डीएनए एविडेंस उसके बाद वो नहीं होगा। अब जब उसका विक्टिम का रेप हुआ है या जो कुछ हुआ, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए, तो इसमें तो सर मेरे को ख्याल है बहुत टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर उस एविडेंस की क्या स्टैंडिंग होगी? क्योंकि सर इसके बारे में तो कहा जाता है कि दिस इज अ क्राइम दैट इज वेरी वेरी हार्ड टू प्रूव, और जो रेप का विक्टिम होता है it is a very यही difficult to तो come इशू out. है मेरे भाई, आपका कानून नहीं, यही तो इशू है आपके। मैं अब मेरी बहनें बेटियां यहाँ हैं, डेफिनेशन ये है, mere penetration is sufficient to constitute the offense of rape। डीएनए एक कॉर्पोरेटिव एविडेंस है, वो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, उससे मैं इनकार नहीं करता। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि रेप की विक्टिम आ गई, अब देखना ये है वो बिलो 12 ईयर्स है, 12 से 18 ईयर्स है या मोर देन 18 ईयर्स है, वो शादीशुदा है कि अनमैरिड है। वो शादीशुदा है तो उसके बच्चे कितने हैं? अगर वो अनमैरिड है तो फिर ये देखना है कि भाई उसके ऊपर क्या इंजरीज हैं। अब इंजरीज देखने के लिए जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर के अलावा सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, सीवीएस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीएटी, नर्वस सिस्टम के अलावा लोकल एग्जामिनेशन तो करना है ना। लोकल एग्जामिनेशन करने के लिए एक्सपोजर भी होना है और पोजीशनिंग भी होनी है। उसके लिए भाई अगर कोई अपने हाथ नहीं इस्तेमाल करेगा तो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा। अब लोकल एग्जामिनेशन के ऊपर वहां इंजरी कोई मिलती नहीं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ये जो मोटरवे रेप वाला बड़ा मशहूर वाकया है। अब वो एक मजलूम औरत, शादीशुदा भी थी, 2 बच्चों की मां थी, वहां कोई इंजरीज नहीं मिली। क्या ये लेडी डॉक्टर इसको मेंशन नहीं करेगी? इसमें वर्जिनिटी या हाइमन टेस्टिंग का क्या एलिमेंट आ जाता है? कोई अब लेकिन बहरहाल
एक चीज मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट में और शायद पाकिस्तान ये जो आपका एविडेंस एक्ट है उसमें भी ये तब्दीलियां आ चुकी हैं, वो भी मद्देनजर रखनी चाहिए। लेकिन हमारे खित्ते के हालात दूसरे मुल्कों से डिफरेंट है मेरे भाई। हमारे खित्ते में तो वो आरिफ आके साहब, मैं दरखास्त देते हैं। जी हेलो हेलो। जी जाहिद साहब, आपका कोई क्वेश्चन था प्लीज? जी मैं एक पूछना चाह रहा था, ये जो हमारी बात हुई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ तो ये है कि जी वो पुलिस के पास जाए। जो अमार साहब भी मेरे ख्याल में सवाल जो पूछना चाह रहे थे वो ये था कि जी उसके बगैर ये हो सकता है एग्जामिनेशन के नहीं, और क्या हमें एज अ स्पेशलिटी क्या जो लेजिस्लेचर है उसको ये पॉइंट आउट करना चाहिए कि जी एक खातून के साथ ऐसा वाकया हो गया तो क्यों वो पुलिस के पास जाए और वो डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाके अपना मुआयना क्यों नहीं करा सकती, और उसमें क्या लीगल एज है? ये स्टेट केसेस हैं। इन इनको पुलिस डॉक्टर या कोर्ट ऑर्डर्स के बगैर ऑथोराइज मेडिकल अफसर मुआयना करने के लिए ऑथोराइज नहीं है। ये प्राइवेट कैपेसिटी में नहीं हो सकते। ये कोई भी बंदा आके कि जी ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, इसके साथ ये काम हुआ है तो आप इसका मुआयना करें, हो सकता है वो, मैं बड़ी माफी के साथ फिर बड़ी मौजूद के साथ, कि वो खुद ही अक्यूज हो। तो ये इसमें ये वो फोरम नहीं है जिसमें उस पर इतनी डिटेल से बात की जा सके। लेकिन तो आरिफ साहब, इस बाकी दुनिया में क्या होता है? बाकी दुनिया में तो लोग अगर इस तरह के केस हो तो वो डायरेक्ट सर ईआर में जाके तो अपना एग्जामिनेशन करवा मैं लेते सर हैं। जी मैं अर्ज करता हूँ ना, ये आपकी सर बात एक दुरुस्त मिनट, है। मैं ऑडियंस को जरा मैं इंट्रोडक्शन इसका करा जवाब दूं। दे लूं जरा। सर जाहिर बशीर साहब को इंट्रोडक्शन करा दूं। ही इज द प्रिंसिपल ऑफ शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। एंड सर थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सर प्लीज अब आप बताइए सर। जी देखें, बाकी दुनिया में इससे डिफरेंट सूरत हाल होगी। बाकी दुनिया से मिलने के लिए अगर लेजिस्लेशन चेंज करनी है तो वो ऑथोराइज मेडिकल अफसर तो नहीं ना कर सकता, उसके लिए तो फोरम पार्लियामेंट है, वो चेंज करे। लेकिन इसमें एक बात है जो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हम लोगों ने, जो मैंने अपने डिपार्टमेंट में बिल्कुल कैटेगोरिकली एडवाइस दी हुई थी कि अगर आपके पास सिंपल पुलिस भी लेके आ जाती है या खातून दाखिल हो गई है और वहां वो डॉक्टर को बयान देती है कि मेरे साथ ये है, तो आप उसका एग्जामिनेशन करके स्वैब लेके रिपोर्ट को नीट ना करें, इतला कर दें, उनको गाइड कर दें। जब आपके पास ऑर्डर आए तो उस Sir, वक्त sir, I would like to ask a question. सर, क्या कुछ लिमिटेशन ऐसी होनी चाहिए कि इस टाइम पीरियड के बाद जो है वो इस टेस्टिंग की सिग्निफिकेंस नहीं रहती? उसकी रीजन ये है कि सर 1 ईयर के बाद आपके पास एक खातून आई है और वो कहती है कि जी मुझे कोर्ट ने कहा है कि आप अपना प्रूफ लेकर आए कि आपके साथ असॉल्ट हुआ है और उसके लिए आपको मेडिकल की जरूरत है। तो सर यहाँ पे क्या इस मेडिकल की सिग्निफिकेंस है आफ्टर 1 ईयर, या वो जो है ये कोर्ट के साथ बैठ के या जजेस के साथ बैठ के ऐसी कोई मीटिंग और उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको डिस्कस किया जाए कि क्या अब इस वक्त इसकी सिग्निफिकेंस है कि जी अभी भी कोर्ट उसको 1 साल के बाद भेज रही है कि जी आप मेडिकल कराएं? डॉक्टर साहब मेरा तो खुदा गवाह है, मैंने बेशुमार मीटिंगें की हैं। मैं पंजाब जुडिशल एकेडमी का रिसोर्स पर्सन हूँ। मैंने वहाँ बेशुमार दफ़ा ये बात की है। इन राइटिंग नहीं भेजा, उसमें मुझे अपनी कुछ लिमिटेशन लगती है। लेकिन आप देखें ना, ये जो हमारी जुडिशरी है रिस्पेक्टेबल, या हमारी जो डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, मेडिकल टीचर एसोसिएशन है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, ये भी इसके ऊपर एक ड्राफ्ट बना के चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भिजवा सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी को भिजवा सकते हैं। दुनिया में ये काम इंडिविजुअल नहीं करते भाई, एसोसिएशंस करती हैं, एक आदमी नहीं करता। आप बात कर रहे हैं कानून में तब्दीली की, प्रोसीजरल स्टेप्स जो लीगल हैं उनमें तब्दीली की। उनमें तब्दीली लाने के लिए एक तरीका कार है। वहां एड्रेस, अगर एक सोसाइटी, एक एसोसिएशन, एक फोरम की तरफ से वो
सजेशंस जाएं कंपिटेंट अथॉरिटी को जाएं या चीफ मिनिस्टर को जाएं या पार्लियामेंट में किसी एमपीए एमएनए के जरिए वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें उनको उठाया जाए या उनको प्रेजेंट किया जाए, तो फिर वो तब्दीली आती है। यहाँ बैठ के हम चाहे रोज इसके ऊपर सेमिनार कर लें, अवेयरनेस देने की जो बात है, अवेयरनेस आप देते रहें, रास्ते आप मॉडिफाई करके पब्लिक की सहूलत के लिए इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, वो आप करते रहें। लेकिन जब तक आप उस प्रोसीजरल स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती। थैंक यू सो मच सर। सर मैं थोड़ा सा सर जाहिद बशीर से भी चाहूंगी, सर आप भी प्लीज थोड़ा सा इस पे कमेंट करें और थोड़े अपने व्यूज दें। जाहिद साहब अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी अच्छा, मेरा इसमें देखें जी, बात यह है कि जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है ना, इन्होंने गाइड करना होता है लेजिस्लेचर को और रूल्स रेगुलेशंस बनाने वालों को। तो वो हमें एज ए सोसाइटी देखें, हम प्राइमरली फॉलो करते हैं कि कानून ये कहता है इसलिए हम ये कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है एज ए सोसाइटी हमें जो और एज अ स्पेशलिटी हमें ये पुश करना चाहिए एट ऑल फोरम्स के जी ये कानून जो है इसको अब बदलने की जरूरत है। मेरे नज़दीक मेडिकल लीगल केस हो या सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो या फिजिकल इंजरी का केस हो, उसको डायरेक्ट आज आ सकना चाहिए एक डॉक्टर के पास और अपना एग्जामिनेशन करवा ले। वो क्यों पुलिस के झंझट में पड़ता है? नहीं, इन प्रिंसिपल वी एग्री, और हम यही तो मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटीज को या एसोसिएशंस को आगे आना चाहिए और ड्राफ्ट बनाने चाहिए और प्रेजेंट करने चाहिए। ये बात तो ठीक है, मैं इस बात पे इन प्रिंसिपल तो मैं तो इसको डिनाई नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तक ये चेंज नहीं हो जाता प्रोसीजर उस वक्त तक हम सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते। हाँ, क्योंकि जी इसमें नहीं वहां तक आरिफ साहब आई टोटली एग्री कि जो कानून है इस वक्त आपने उसके तहत काम करना है। बट जब हम देखें ना, अब इस वक्त सारे बैठे हुए हैं इसी स्पेशलिटी के लोग, तो हमें साथ ये भी पुश करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी पुलिस पकड़ के ले जाती है, भाई क्यों उसका पहले सबसे पहले मेरे नजरिए के मुताबिक तो सबसे पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए और एक नो इंजरी सर्टिफिकेट उसको इशू होना चाहिए कि जी पुलिस आके उसको मारे ना। यहाँ पे पुलिस इधर से पकड़ती है, थाने पहुंचने तक उसका बुरा हाल कर देती है। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है। मैं तो इसमें एक और मिसाल आपको देता हूं। देखें, ये अभी तो हम प्रोसीजर या कानून में तब्दीली की बात कर रहे हैं। मैं एक डीआईजी साहब हैं, अब नहीं है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन थे लाहौर में, डॉक्टर थे, केई वो ग्रेजुएट थे। ये डॉक्टर कंवल ने एक केस किया था, तो वो उनको उसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशंस थी कि जी वो डीएनए नेगेटिव आया। तो मैंने कहा जी आप आ जाएं, मैंने डॉक्टर कंवल को भी बुला लिया। इन्होंने उनको हिस्ट्री बता दी, फोटोज दिखा दी, फाइंडिंग बता दी, उनके हर सवाल का जवाब दे दिया। तो वो बार बार यही कहे जाए कि जी डीएनए तो नेगेटिव आया है, तो आप ये कैसे कहते हैं? क्योंकि हमने उस पर कमेंट कर दिया था, उसकी फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट थी विद सेक्सुअल असॉल्ट, छोटी बच्ची थी। मैंने सारी बातें तसल्ली से सुनने के बाद मैंने कहा डीआईजी साहब आपने मुलजम कब पकड़ा था? उन्होंने कहा वो तो हमने उसी वक्त घंटे 2 घंटे में पकड़ लिया था। तो मैंने कहा कितने दिन हुए हैं? कहते हैं जी 2 हफ्ते हो गए हैं। तो मैंने कहा आपने उसका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन कराया है? मैं आप दिक्कत कंवल गवाही देंगी, वो गड़बड़ा गए, वो फौरन उन्होंने अपने एसपी के ऊपर बात डाल कि तुमने क्यों नहीं कराया उसका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन। उसने डीएसपी पे डाल दी, उसने एसएचओ पे डाल दी। और भाई जैसे ही वो मुलजम पकड़ा गया था, ये आप कानून, अब ये तो प्रोसीजर के अंदर लिखा है। अभी तो हम तो तब्दीली की बात कर रहे हैं ना, ये तो पुलिस की ड्यूटी में शामिल है कि जैसे ही उन्होंने उसको पकड़ा है और विद इन रीजनेबल टाइम पकड़ा है, उसी वक्त उसका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन कराते, उसके भी स्वैब लिए जाते, वो भिजवाए जाते, तो हो सकता है वहां से विक्टिम का डीएनए मिल जाता। ट्रेजेडी तो जो है वो मल्टी फेसेटेड है इस सोसाइटी में। ये जी सर, सर मींस
Sir, means that we need to sit and we need to discuss with the judges and with the courts that there should be some limitations, मतलब खास तौर पे सर टाइम लिमिटेशंस के इतने विद इन लिमिट्स जो है ये आप डीएनए टेस्टिंग करा सकते हैं सर। ये नहीं कि 1 साल के बाद कोई फीमेल आए और आप उसको भेजो कि जी इसका आप सैंपल्स लें, स्वैब्स लें, क्या उस वक्त उसकी कोई सिग्निफिकेंस रहती है? तो सर ये ऐसे ही है ना कि जैसे हम ब्लाइंडली कोई रूल्स को फॉलो करे जा रहे हैं और वो ऐसे रूल्स के जो कि सही डिस्क्राइब ही नहीं हुए और कभी ऐसी टेबल टॉक्स हुई नहीं कि हम बैठे और उसको डिसाइड करें। सर खास तौर पे सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे सीनियर्स हैं सर, जाहिद बशीर हैं, मैडम फरहत हैं, सर आप हैं, तो जरूर सर इस पे सोचें और जरूर सर इसको जो है वो टेक ओवर करें। नहीं डॉक्टर कंवल जी, इस हद तक ये एक एस्पेक्ट है। देखें वो जो मजिस्ट्रेट साहिबान हैं हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। मैं बड़ी माफ़ी के साथ वो 4 वकील इकट्ठे होके अगर उनके सामने आते हैं ना जी इस पे ऑर्डर करें, इसका मुआयना करना है, तो वो 10 साल बाद वाले केस का भी कर देंगे। आपके माशरे की सूरत हाल ये है जहां पर जजेस कंबाइंड एप्लीकेशनें लिख के दे रहे हैं रेजिग्नेशन की, या ये कि हमने काम नहीं करना क्योंकि हमारी हरासमेंट हो रही है, वहां पर आप जहाद तो हमारे मैं तो पास इसको जहाद ही कहूं। ऑडियंस से एक क्वेश्चन आया है, अगर ऑडियंस को मजीद क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड वी वुड लव टू आंसर देम। जी हाफिज मजीद साहब प्लीज, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर अनम्यूट करें हाफिज मजीद साहब, आप प्लीज अपना अनम्यूट करें। हेलो हाफिज साहब अपने माइक को हाँ अनम्यूट करें। सर ये हाफिज मजीद साहब आई थिंक दैट अच्छा वो हमारे को प्रेजेंटेशन तो बीच में रह गई यार, मैंने तो 2 घंटे लगा के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की थी इस पे। सर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं? सर यू आर मोर देन वेलकम। हाफिज मजीद साहब ने अनम्यूट कर लिया, वी विल आस्क हिम व्हाट्स हिज क्वेश्चन। अच्छा आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, सवाल पूछें हाफिज साहब। अच्छा सर, एक हमारे पास एक पेशेंट आई है, उसको उन्हें अबडक्ट कर लिया था, तो उन्होंने उसको अपने पास रखा तकरीबन 1.5 साल। जी तो हमारे पास जो आई है तो उसकी रिसेंट हिस्ट्री थी कि उसने 2 महीने पहले उसका रेप किया है, तो अब उसका सैंपल लेना था, चांस ये था लेना नहीं चाहिए था। नहीं रिसेंट हिस्ट्री क्या ली है? सर उन्होंने उसको अगवा कर लिया था, एक लड़की को। वो हो गई ना बात, रिसेंट वाली बात बताएं, वो नहीं सही समझ आई। सर वो ये थे, अब उससे हिस्ट्री ये थी कि लास्ट टाइम उसके साथ रेप हुआ है 1.5 महीने पहले। हाँ जी, तो उसके सैंपल लेने चाहिए। नहीं वो 1.5 साल पहले जब अगवा हुई है तो वो शादीशुदा थी, बाल बच्चों वाली थी, अनमैरिड थी, एज क्या थी? सर उसकी एज 25 साल थी, शादीशुदा थी। शादीशुदा थी। तो वो उनके पास जी सर देखें अब इसमें इजाजत है हमारे साहब, मैं इसका जवाब दे दूं? सर प्लीज आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर, आप नहीं बता रहे हैं सर। तो इसलिए देखें हाफिज साहब, अब इसके 2-3 एस्पेक्ट हैं। एक तो वो मजिस्ट्रेट के पास चली गई, मजिस्ट्रेट ने आपको ऑर्डर कर दिए, अब ये एक जुडिशियल ऑर्डर है, जाहिर है मुआयना तो आपने करना है, ठीक है। और एक तरफ अब पीएफएसए के एक्ट में या उनकी एसओपीज में ये भी लिखा हुआ है कि 96 आवर्स के बाद वो हम स्पेसिमन नहीं लेते। अब यही तो हमारे प्रॉब्लम है। आप अगर आप मजिस्ट्रेट को लिख के भेजें कि जनाब ये 1.5 महीना हो गया, मैं इसका क्या मुआयना करूं या क्या ना करूं, तब मुसीबत। अगर आपने कर ली है, उसके स्वैब ले लिए हैं, 96 आवर्स हो गए हैं, जो कि विद ऑल द प्रोबेबिलिटी वो नेगेटिव आएंगे। अगर आप स्वैब नहीं लेते, 96 आवर्स हैं, तो फिर भी आपकी इंक्वायरी है जी सर, है कि नहीं, फिर भी शिकायत है ना। तो अब हमने अपने डॉक्टर्स को कैसे गाइड करना है? मैं तो फिर ऐसे गाइड करता हूं कि भाई ठीक है, उसका जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक एग्जामिनेशन करके उसके स्पेसिमन भिजवा दें। और अब ये जो कोर्ट का नया फैसला आया है, आप उसमें 2 फिंगर टेस्ट नहीं करेंगे, आप वो कोई इस तरह की टर्म्स यूज नहीं करेंगे कि यूज टू सेक्सुअल एक्ट या हैबिचुएशन या इजी वर्च्यू, ये कतई तौर पे मना है।
आप उसमें जी सर। सिंपली ये लिखेंगे कि अगर आपको कि जी वहां हमें कोई इंजरीज नहीं मिली, ठीक है, तो सर। स्वैब लेके हमने भेज दिए, तो वो स्वैब के ऊपर जो रिपोर्ट आए उसको आप फाइनल कर देंगे। अब जी ये सर। तो है जो आपकी ड्यूटी का एक प्रोटोटाइप प्रोसीजर है, लेकिन अब जी इसमें सर। इतनी ज्यादा डाइकॉटमी है। जब हम इनको डाइवर्सिटीज को एड्रेस करने की मैं कोशिश करता हूं, जब मैं जाके पंजाब जुडिशल एकेडमी में बात करता हूं या मैं सेक्रेटेरिएट में जाके मैं बात करता हूं, जी सुनते सर। भी सब हैं, परसीव भी करते हैं, लेकिन उसके ऊपर इनिशिएशन नहीं हो रही। इनिशिएशन के लिए मेरी यही दरखास्त होगी कि बेशक फोरेंसिक मेडिसिन की अपनी भी सोसाइटी है, उसका अभी वॉल्यूम थोड़ा छोटा है, वो सोसाइटी थ्रू पीएमए मतलब कि अपनी गुजारिशात आगे भिजवा दे, इन ब्लैक एंड व्हाइट में तो लेके आए ना, जी सर। ये एक कोशिश तो प्रोसीजर तो करे ना। देखें, जो तयशुदा इस वक्त बात है वो ये है कि जुडिशियल ऑर्डर आ गए हैं, अब आपने अपनी रोजी भी कमानी है, अपनी इज्जत भी बचानी है, अपना काम भी करना है, जी आपने सर। कोई इंकलाबी तो नहीं बनना ना इस वक्त। तो उस जी जी। तयशुदा प्रोसीजर के मुताबिक, जुडिशियल ऑर्डर के मुताबिक जो एक प्रोटोकॉल है, आप उसका मुआयना कर लें। जी हाँ, सर। अपने सीईओ को लिख दें ना, आप जी जी। अपने सीईओ को लिख दें कि मैं डीएमएलओ हूँ, ये मेरे जी सर। एक्सपीरियंस में बात आई है, ये लिटरेचर कहता है, ये पीएफएस से कहता है, तो इसके ऊपर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एडवाइस लें। कॉम्पिटेंट जी सर। अथॉरिटी सेक्रेटरी लॉ से एडवाइस सेक्रेटरी को भेज सकता है, ये जी सर। काम तो शुरू करें ना। यहाँ पर बैठ के तो हम कर लेंगे, दिल का गुबार भी निकाल लेंगे, कर लेंगे, लेकिन इनिशिएट कैसे होगा? जी सर। सर मेरा आपसे सर अब रिक्वेस्ट ये है कि सर अपनी प्रेजेंटेशन पे प्लीज प्रोसीड करें। हम अभी कैसर वसीम साहब के क्वेश्चन के बाद फिर सर इस पे प्रेजेंटेशन पे आते हैं। जी कैसर साहब, आपको क्या क्वेश्चन है सर? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह अभी सर ने फरमाया कि हम 2 फिंगर टेस्ट जो ना वो मतलब एब्सोल्यूट हो चुका है। जब हमने स्वैब लेना है 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल, तो हमें इंटरनल हर सूरत में लेने होंगे स्वैब, 2 इंटरनल जो स्वैब लेते हैं, या हमने जब जन है तो नहीं लेने? और यार सर इसके कैसर बारे भाई, में स्वैब तो तब लेंगे ना जब हाइमन इंटैक्ट नहीं होगा। अगर आपकी इंस्पेक्शन के ऊपर वो हाइमन इंटैक्ट है, तो फिर आपने प्री हाइमनल स्वैब अगर लेने हैं, प्रीमियम से लेने हैं, इनर साइड ऑफ थाइस से लेने हैं, या कपड़ों को मुआयना करके उनको भेजना है, फिर वो करेंगे ना। स्वैब लेने की तो उस वक्त आएगा स्टेप जब आपको इंस्पेक्शन के ऊपर हाइमन इंटैक्ट नहीं मिलेगा। ट्रेजेडी भी यही है। और मैं फिर कि जब हम ये वो कहते हैं कि आप ये भी ना बताएं कि हाइमन फ्रेश टॉर्न है कि ओल्ड टॉर्न है, ये डिग्निटी ऑफ वुमन के अगेंस्ट है, अब बताएं मैं क्या करूं यहाँ पे? सर काफी लीगल सुकम है हमारे सिस्टम में, काफी प्रॉब्लम्स हैं जिनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एड्रेस करेंगे, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि हम लोग इसमें मतलब पीएमए या दूसरी बॉडीज को यूज करते हुए आगे जा सकते हैं, तो सर मतलब वी शुड प्रोसीड विद दैट। अब सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपनी प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कीजिए सर प्लीज। अच्छा, वो मैं क्योंकि वो जो टॉपिक शेयर हुआ था सुबह, उसके हवाले से फिर मैंने ये थोड़ा काम किया था, तो ये मैं शेयर कर लेता हूँ। ये आ रही है जी नजर? जी सर आ रही है। ये फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन लिविंग केसेस की मैं बात करने लगा हूं। इसको हम मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन भी कहते हैं, और ये क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन है। ये एक मेडिकल एग्जामिनेशन ही की टाइप है that is performed for purpose of law, both civil and criminal. ये हाईली टेक्निकल जॉब है, और it should be performed by trained and experienced medical examiners
to make opinion reliable. It helps the law courts to resolve conflicts among the individuals, to compensate the sufferers and to punish the aggressor. अब टाइप्स ऑफ मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन ये क्या हैं? ये फिजिकल एंड सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, इंटॉक्सिकेशन के केसेस हैं जो कि रिजल्टेंट बाय सेल्फ, क्रिमिनल पॉइजनिंग है स्पेशली ऑफ ड्रग्स लाइक बार्बिट्रेट, मॉर्फिन, हेरोइन, एक्सीडेंटल ट्रॉमा है ऑन द रोड, रेल, एयर एंड इंडस्ट्री। कुछ और कैटेगरीज भी हैं जो हमारे मुल्क में इसमें फोरेंसिक मेडिसिन की डोमेन में शामिल नहीं करते लेकिन होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पुलिस सर्जन का दफ्तर था पहले, वहां पर तमाम इनिशियल रिक्रूटमेंट के मेडिकल एग्जामिनेशन वहां होते थे। उसमें मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ फॉर इंश्योरेंस, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पुलिस रिक्रूट्स, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ड्राइवर्स फॉर इशुएंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। असल में जो डॉक्टर फोरेंसिक मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं वो सर्टिफाइंग डॉक्टर हैं, तो जो तमाम सर्टिफिकेशंस हैं वो फोरेंसिक मेडिसिन की डोमेन में आती हैं। अब जो प्रिंसिपल्स हैं फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन में थोड़ा फर्क है। वो फर्क इसमें है कि जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको बड़ी फेथफुल हिस्ट्री मिलती है, उसमें एलिमेंट ऑफ लाइंग नहीं होता, सस्पिशन के चांसेस नहीं होते, क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं। जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशंस हैं पड़ेगा, डाउट करना पड़ेगा और उसके क्रिटिकल लीगल एग्जामिनेशन जो है, जिसको फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन मैं कह रहा हूं, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड इंफॉर्मेशन, इट शुड बी परफॉर्म्ड इन पर्पस बिल्ट मेडिकल लीगल क्लिनिक। जो इसकी प्री रेक्विजिट या प्रोटोकॉल है, वो प्री रेक्विजिट में ऑथोराइजेशन है, कंसेंट है, जुरिस्डिक्शन है। ये तीन चीजें इसकी प्री रेक्विजिट हैं, ऑथोराइजेशन, कंसेंट और जुरिस्डिक्शन। और जो इसकी स्टेजेस हैं उनमें प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज हैं। प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज में आप उसमें कंसेंट को या ऑथोराइजेशन को या जुरिस्डिक्शन को शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बायोडाटा है, आइडेंटिफिकेशन है एग्जामिनी की, जिसमें सबसे बेहतरीन तरीका आजकल वो CNIC नंबर लिखना या थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन या उसके 2 परमानेंट आइडेंटिफाइंग मार्क्स। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ्स है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, कलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है, फॉर्मुलेशन ऑफ ओपिनियन है एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन है। जो असल प्रॉब्लम पेश आ रहा है हमारे पास, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड केसेस में, फैब्रिकेशन में, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि लिटरेचर में डिफाइन किए हुए हैं आर्टिकल्स में, जिनमें कन्फ्लिक्ट इन हिस्ट्री है, कन्फ्लिक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ इंजरी है, कन्फ्लिक्ट इन द फिजिकल एग्जामिनेशन है, लोकल एनेस्थेटिक मार्क्स हैं, कन्फेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन है। ट्रेजेडी ये है कि हिस्ट्री को मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन में हमारे डॉक्टर साहिबान इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल दे देता हूँ। मैं मुल्तान में प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड करने गया तो उसकी बाएं हाथ की एक इंडेक्स फिंगर की जो टर्मिनल फेलिंग्स है वहां पर फ्रैक्चर था। तो मैंने उससे पूछा भी क्या वाकया पेश आया, तो उसने कहा जी मैं अपने वकील से मिलने उसके दफ्तर गया था वहां कचहरी में, तो मैं मोटरसाइकिल लेके पास खड़ा था तो मुझे फोन आया, तो मैंने बाएं हाथ से अपना फोन लगाया और उसको मैंने अपने दाएं कान पे लगा लिया। तो वो जो मेरे दुश्मन थे वो रिश्तेदारी थे उसके कजन, उनमें से एक के हाथ में पिस्टल थी,
तो उसने वो पिस्टल का बट मेरे यहाँ मारा सर पे, तो वो फोन मेरे हाथ में था, तो मेरी ये उंगली वो पिस्टल का बट लगने से टूट गई। तो मैंने कहा फोन को कुछ हुआ? कहता नहीं। मैंने कहा बाकी उंगलियों को कुछ हुआ है? कहता नहीं। तो मैंने कहा ये अब आप ये देखें, ये हिस्ट्री जो है ये इसने ऑटोमेटिकली, इसके क्रिटिकल एनालिसिस ने मुझे एक लाइन ऑफ एक्शन दे दी कि इसमें जो पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन है मुझे उसका एक पॉइंट मिल गया। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो अच्छा। उसके बाद जो मैं जो कहता हूं कि मेटिकुलस ट्रेनिंग ऑफ द फर्स्ट मेडिकल लीगल एग्जामिनर, उसमें जब तक वो उस इंजरी में, जो इस तरह की सिंगल इंजरीज हैं, आजकल तो अल्ना के भी फ्रैक्चर आ रहे हैं और नेजल बोन के भी फ्रैक्चर आ रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया दिए बगैर फैब्रिकेटेड इंजरी नहीं हो सकती। कोई भी डॉक्टर ये तवज्जो नहीं करता कि उसको इतने ध्यान से देख ले कि वहां कोई लोकल एनेस्थीसिया का कोई इंजेक्शन मार्क या प्रिक मार्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद वाकया, अब एक और केस है जो मैंने अभी, मैं सुबह ही उसकी रिपोर्ट लिख रहा था अभी, कि वो कहता है जी कि मैंने 10:30 बजे ये वाकया पेश हुआ है, 11:30 बजे वो कहता है मैंने 1122 को फोन किया। तो जो मेडिकल अफसर है वो कहता है कि मैंने 11:30 बजे इसका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन किया। अब 11:30 बजे 1122 को फोन करके, तो वो 11:30 बजे ही उसका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है? तो ये फिर उसकी पुलिस से वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि पुलिस की बहरहाल जैसी भी है तफ्तीश, सबसे बड़ा सवाल पुलिस से ये है कि क्या वो ये इंसिडेंट्स होने को वेरीफाई करती है कि नहीं करती। क्योंकि मैंने जितने केसेस किए हैं उसमें मल्टीपल केसेस में पुलिस वालों ने लिख के दिया है कि हम इस इंसिडेंट्स के होने को वेरीफाई नहीं करते, हमारी तफ्तीश के मुताबिक ये इंसिडेंट्स हुआ ही नहीं। तो ये फिर उस वुंड कॉम्प्लेक्स की बारी बाद में आती है। पहले आप इन पैरामीटर्स को देखें, वहां सिंपल एक लाइन की हिस्ट्री लिखी होती है, बल्कि 2-3 लफ्जों की, हिस्ट्री ऑफ फाइट विद 8 पर्सन। अब वो कहता है मुझे 8 बंदों ने मारा है, लेकिन टूटी उसकी सिर्फ एक उंगली होती है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन को यस करने में क्या चीज माने? 90% मेडिकल अफसर पॉसिबिलिटी फैब्रिकेशन को नो करते हैं, 90% डिस्ट्रिक्ट सेंडिंग मेडिकल बोर्ड वाले उसको यस करते हैं। तो ये जो है ना, मैं पहले भी मैं कहता रहा हूं कि ये मेडिकल लीगल जो वर्क है, इस वो आप एक 400-500 रुपए की किताब है प्रोफेसर नसीब आरवान साहब की, हमारे लोकल कानून के हवाले से, उसमें आप एक इंजरी का चैप्टर और फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशन का चैप्टर अगर महीने में एक दफा भी पढ़ लें, तो आप फिर आप साथ साथ प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी गलतियां दुरुस्त हो सकती हैं। जी हो सकती है जी सर। और जब मैं कहता हूं कि ये नॉन इंटरेस्टिंग वर्कर है, तो उसकी वजह ये है कि एक आरआईसी है, आरआईसी में 10 डॉक्टर तो होते हैं ना आजकल, 4 होते हैं, 4 डॉक्टर होते हैं, उनमें से 4 में से जो 2 रेगुलर हैं, एक आउटडोर की पर्चियों के ऊपर मरीज देखना शुरू कर देता है, एक इंडोर में, और जो नया ये ना मल्टी फेसेटेड, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी वाली है। स्पेशलिटी इज स्टिल ए टॉडलर सर आपकी स्लाइड्स नजर नहीं आ रही सर, प्लीज वो स्लाइड्स भी शो कीजिए सर। थैंक यू। नहीं, वो स्लाइड खत्म हो गई, वो यही 4-5 ही थी जो शुरू में बनाई। अच्छा सही है सर, ठीक है। तो ये इसमें ये है कि सबसे ज्यादा
जो इशू क्रिएट हो रहे हैं वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट को चैलेंज करने के लिए ये पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन वाला एलिमेंट है। जी सर। 99 बल्कि 100% केसेस में कहा ये जाता है जी कि ये मेरा पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन दे दिया जबकि मेरी इंजरी जेन्युइन थी, या मुल्ज़म कहता है जी कि ये जेन्युइन लिख दी है, ये फैब्रिक। इसका पहला पैरामीटर जो है वो हिस्ट्री। रहे हैं या इंस्टीट्यूट्स करा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल, ये चीजें ये तो अब सिखाई जा रही हैं। सिखाई उस वक्त भी जाती होंगी लेकिन ये वाली टर्मिनोलॉजी इस तरह यूज नहीं होती थी। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन तो जब हम 3rd ईयर में थे तो अल्लाह ताला मफरत करे अस्करी साहब की जो सर्जन थे वो उस वक्त भी करते थे, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज जो अब यूज हो रही हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप बैठे हुए हैं वहां पर अपनी ड्यूटी पे, आपके पास एक केस आ गया है यार, कोई 5, 10, 15 मिनट उसको दे दो टाइम, उसको एक डॉक्टरी समझते हुए। जी सर अमार साहब। सर थैंक यू फॉर सच अ नाइस टॉक। डॉक्टर मैं सर अब इस पर ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा उनको कोई क्वेश्चन है, एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर जाहिद बशीर साहब, प्रोफेसर जाहिद बशीर साहब for his valued comments, and I'm thankful to each and every one of you for joining us. So आप लोगों को कोई questions हैं, the forum is open for discussion. Thank you. अच्छा सर, वैसे जी डॉक्टर उमारा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। सर इस रिस्पेक्टेबल फोरम के बिहाफ पे सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि सर जिस तरह अब हम MCPS किया हुआ है हमने, और हमारी एग्जाम्शन जो थी वो पेंडिंग थी, ड्यू थी ऑलमोस्ट, तो CPSP ने जो है बहुत सारे लोगों की एग्जाम्शन को रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि अब एग्जाम नहीं कर रहे हैं Part 1 फॉर फर्दर ट्रेनिंग। तो हम लोगों के लिए आगे कोई स्कोप, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई वे आउट, वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में और जो पढ़ना चाहते हैं मजीद या एक्सेल करना चाहते हैं सर, उनके लिए कोई गाइडेंस सर विल बी ऑब्लाइज्ड। ये मैं जाहिद बशीर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बड़े ही रिस्पेक्टेबल भाइयों जैसे कोलीग हैं वो भी कमेंट करें। मैं फैसलाबाद गया था, वहाँ भी डॉक्टर मुबीन ने और डॉक्टर किश्वर ने ये इशू रेज किया था। मैंने उन्हें कहा था कि देखें आप, मैं CPSP की फैकल्टी का एक मेंबर हूँ, आप एक एप्लीकेशन लिखें और उसको मियां रशीद साहब प्रेसिडेंट हैं और प्रोफेसर फरद साहब सिंध में सेक्रेटरी हैं, उन्हें भी ईमेल कर दें, मुझे भी कर दें, मैं उसके ऊपर अपने कमेंट्स लिख के तो मियां साहब को थ्रू द सेक्रेटरी CPSP फोरेंसिक मेडिसिन फैकल्टी भिजवा दूंगा, और फिर वो वहाँ जो CPSP की काउंसिल है वो वहाँ डिस्कस होता है। इसका तरीकाकार यही है। इसके ऊपर जो मुझे ऑब्जेक्शन पता चली है वर्बली, वो ये है कि CPSP वालों ने कहा है कि इस MCPS में रिसर्च इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो इस पे एग्जेम्पशन नहीं दे रहे। तो ये मेरी मुझे मिली है इंफॉर्मेशन कि आप बताएं कि MCPS में डेजर्टेशन या थीसिस शामिल है कि नहीं है। नो सर, इसके अंदर रिसर्च इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सर एग्जाम्शन तो सिर्फ Part 1 की है ना सर, हम इसमें मजीद इससे ज्यादा एडवांस तो कोई चीज नहीं मांग रहे, हम तो एक प्रोग्राम में इंडक्ट होने की सिर्फ परमिशन मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है Part 1 की भी एग्जाम्शन है और कुछ कोई साल 2 साल की Part 2 की ट्रेनिंग की एग्जाम्शन भी मैं कोई सुन रहा हूँ। जाहिद साहब इसमें हमें गाइड करें।
देखें जो एग्जाम्पशंस होती है ना एमफिल की बेसिस पे, उसमें पार्ट 1 की एग्जाम्पशन होती है, इंटरमीडिएट मॉड्यूल की एग्जाम्पशन होती है और 2 साल की ट्रेनिंग की एग्जाम्पशन होती है। तो बिल्कुल आपने ठीक 2 है। साल की ट्रेनिंग करनी है और पार्ट 2 देना है। इसमें 2 चीजें अटेम्प्ट हो रही हैं। एक तो वे ट्राइंग के जी उनको कन्विंस किया जाए कि फॉर फोरेंसिक मेडिसिन अलोन ये जो है रिसर्च वाला कंपोनेंट रहने दें और एमसीपीएस या 2 इयर्स डीएमजे की बेसिस पे एग्जाम्पशन दे दें। दूसरा तरीका ये है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं कि एफसीपीएस पार्ट 1 इन फोरेंसिक मेडिसिन अलहदा शुरू हो जाए। उसके लिए कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरी हो जाए। उसमें फिर ये होगा कि क्योंकि पार्ट 1 अलहदा होगा तो पार्ट 1 ज्यादा लोग पास कर सकेंगे होपफुली। सर तो एक ये क्वेश्चन, दो तरह की कोशिश हो रही है, बट आई पहली प्रेफरेंस हमारी ये है कि जी एग्जाम्पशंस मिल जाएं लोगों को जिस तरह पहले मिलती थी, ताकि यंग लोग जो हैं वो बहुत सारे आ जाएं इनटू द पार्ट 2 ट्रेनिंग। वो ना हो सका तो फिर देन विल गो फॉर पार्ट 1 इन फोरेंसिक मेडिसिन। सर अगर किसी उसमें क्योंकि मैं डॉक्टर अमार प्लीज, उसमें क्योंकि बीइंग ए मेंबर मुझे अभी तक किसी ने कोई दरखास्त ईमेल नहीं की। मेरा ख्याल है एक रास्ता ये भी निकल सकता है कि एमफिल वालों को तो इंटरमीडिएट मॉड्यूल और 2 साल ट्रेनिंग की एग्जाम्पशन मिलती है। ये एमसीपीएस वालों का अगर वो रिसर्च का एलिमेंट नहीं है एमसीपीएस में, तो इनको वो 2 साल की ट्रेनिंग और इंटरमीडिएट मॉड्यूल की एग्जाम्पशन ना दें, इनको पार्ट 1 वाली एग्जाम्पशन जो है वो दे दें और ये 4 साल ट्रेनिंग अपनी पूरी कर लें विद इंटरमीडिएट मॉड्यूल। ये एक सजेशन, मेरे पास कोई ईमेल या खत आए तो मैं उसको आगे अपनी रिकमेंडेशन दे के सेक्रेटरी जो फोरेंसिक मेडिसिन फैकल्टी है उसको भेज दूं या प्रेसिडेंट को भेज दूं। लेकिन मुझसे वर्बली लोगों ने बात की है, कमिट भी किया है कि हम आपको ईमेल भेजेंगे। मेरे पास किसी ने भेजी नहीं अभी तक। सर इंशाल्लाह सर हम आपको कलेक्टिव भी और इंडिविजुअल भी इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 सर सारी एप्लीकेशंस जो हैं सर हम ईमेल कर देते हैं रिक्वेस्ट, जिन लोगों के 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं पोस्ट एमसीपीएस। सर एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है सर कि कोई इस तरह का प्रोग्राम उसकी फैसिलिटी हमें ले दें जिसमें डिस्टेंट लर्निंग की कोई पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि इतने फार फ्लंग स्टेशंस पे हम लोग पोस्टेड हैं, जॉब कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स अवेलेबल नहीं है हमें नियर विसिनिटी में कहीं पे भी। सर कोई यूनिट्स नहीं है इस तरह से जहां पर हमारी ट्रेनिंग पॉसिबल हो सके। तो सर इसके लिए कोई सर प्लान आउट करें लॉन्ग टर्म के जिसकी वजह से प्रमोट हो सके। मुझे आपकी बात से याद आ गया, मैंने इन राइटिंग गवर्नमेंट को ये लिख के भेजा है 2 दफा, और मैंने साउथ पंजाब का प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड जिसमें मुल्तान, डीजी खान, साहिवाल और रहीम यार खान वाले रीजनल ऑफिस होंगे या भावलपुर वाले, और डॉक्टर तला नईम को मैंने रिकमेंड किया है कि उसको एक्स ऑफिशियो उस प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड साउथ पंजाब का वो चेयरमैन लगा दें। और उसको मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो सेक्रेटरी साउथ पंजाब जो हेल्थ हैं अजमल साहब, उनसे वो मिल भी चुका है, तो वो वाली ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मैंने उसे कहा है कि ये आप ले लें। जहां तक मेरी ज़ात का तल्लुक है, आप मेरे साथ शेड्यूल तय कर लें, मेरे साथ चाहे रोज जूम पे मीटिंग कर लें, 1 घंटा कर लें, 2 घंटा कर लें, मैं तैयार हूँ विदाउट प्रेजुडिस बायस। ये मेरी एक, आप इसको शौक कह लें या एक वो कह लें, इसमें मुझे कोई ज़ाती तौर पे इतराज़ नहीं है। जिस दिन मेरे पास टाइम नहीं होगा मैं इन एडवांस आपसे मौजूद कर लिया करूँगा। मैं 40 मिनट्स तक 45 मिनट्स तक जूम पे वो मुझे फ्री ऑफ चार्ज है, तो मैं इसके लिए मैं अपनी मतलब कि अपने आप को मैं पेश करता हूँ। सर हमारे पास जूम का लाइसेंस्ड अकाउंट है, अगर कोई इससे लंबा सेशन भी चाह रहा है तो इसको इंशाल्लाह हम शेड्यूल करते हैं। डॉक्टर हमारा आई विल गेट बैक टू यू। आप थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू सर। मैं थोड़ा सा, मेरा ख्याल है मेरा क्वेश्चन एलैबोरेट नहीं था सर। आई वाज टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ पार्ट 2 अटैचमेंट प्रोग्राम। अगर फॉर एग्जांपल सर हमारी इंडक्शन हो जाती है पार्ट 2 में एग्जाम्पशन मिलने के बाद, तो सर हमारे पास हमारा वो मैं नहीं समझ है। गया हूँ आपकी बात, आई एम सॉरी। अभी तक जो सीपीएसपी के रूल्स हैं
रिकॉग्नाइज सुपरवाइजर रिकॉग्नाइज डिपार्टमेंट में ट्रेनी को जाना पड़ेगा। I myself sacrificed my head of departmentship in SIMS and I moved to KEMU as a PG trainee under the training of Professor Dr. Khalid Aziz. ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अभी तक जो मुरवजा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कल को CPSP को डिस्टेंट लर्निंग या डिस्टेंट सुपरवाइजरशिप का कोई प्रोग्राम बनाती है तो सर आंखों माथे पे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे कि सुपरवाइजर बैठा हो कराची में और ट्रेनी बैठा हो लाहौर में और ये डिस्टेंट इस तरह होती रहे, मैं ज़ाती तौर पे इसके हक में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि जो कुछ चीज़ें कुर्बानी मांगती हैं तो कुछ ऊंचे मकासद के लिए कुर्बानी दे देनी चाहिए। मेरे जो यहाँ कोलीग बैठे हुए हैं, डॉक्टर जाहिद बशीर इंतहाई रिस्पेक्टेबल, या प्रोफेसर खालिद अजीज साहब जो फौत हो गए हैं, या नियाज बलोच साहब या इजलाल हैदर रिजवी साहब, ये अपनी अपनी हेड ऑफ डिपार्टमेंटशिप छोड़ के ये पेशावर गए थे, वहां से ट्रेनिंग करके आए थे। तो इसलिए आप कम से कम हमारी मिसाल को तो सामने रखें ना। इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो उस वक्त खुद से एक लेजेंड नहीं था, खुद से एक किताब नहीं था, फोरेंसिक मेडिसिन का एक्सपर्ट नहीं था, फिर भी ये अपनी ट्रेनिंग करने के लिए इन्होंने वो जो लीगल रिक्वायरमेंट थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसको फुलफिल किया था। और ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि अपने बच्चों को, फैमिली को, अपनी नौकरी को, अपनी हेड ऑफ डिपार्टमेंटशिप को, अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के ये लोग पेशावर गए। मियां रशीद साहब भी, इनको सलूट है, इसी तरह सिंध से भी। तो ये बात मैं जाती तौर पे तो मैं इसको नहीं कर रहा, लेकिन CPSP अगर अपने रूल्स में कोई रेगुलेशंस में कोई इस तरह की चेंज करती है, अगर वो फोरेंसिक मेडिसिन में करेंगे तो फिर बाकी लोग कहेंगे कि जी हम मत रहे हैं, हमारा क्या कसूर है, हम भी कतर में बैठे हुए हैं, हमें CPSP रजिस्टर्ड कर ले, हम पार्ट 2 नसीजिया कतर में बैठ के ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो ये आई एम सॉरी फॉर डैट, आई एम सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन मैंने इन गुड फेथ में बात की है। ये ना मेरा प्रेरोगेटिव है, मैं इसको रिकमेंड करने के भी जाती तौर पे हक में नहीं हूँ। CPSP इसको करता है तो ये उनका डोमेन है, उनका प्रेरोगेटिव है। Thank you so much, sir. Thank you for your time, sir. Sir, thank you so much. If someone else has got questions, please do ask them, because we are about to conclude the meeting. Meeting पहले काफी लंबी हो गई है, and we are thankful to all the faculty, especially to Professor Arif Rashid for his enlightening talk, Professor Zahid Bashir, Professor Farad Sultana, and each and everyone who attended our meeting today. So please, अगर किसी को question है, please feel free to ask. Thank you. थैंक यू डॉक्टर अमार फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी, इट्स एन ऑनर। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे और इसको सदका जारिया बनाए। मेरा ख्याल है ये 4 सेशन के बाद भी हमें इस सिलसिले को पर्टिकुलरली फोरेंसिक मेडिसिन या मेडिकल लीगल प्रैक्टिस के हवाले से इसको अगर हम जारी रख सकें तो ये शायद इस हवाले से कोई माशरे में बेहतरी आ जाए। सर, एक्चुअली आपसे बात करने के बाद या आपके लेक्चर सुनने के बाद और जो डिफरेंट लोगों की टॉक हुई, स्पेशली प्रोफेसर जाहिद की, डॉक्टर फरत ने बीच में एक दफ़ा सवाल किया था, फिर डॉक्टर अमतुल्ला जरीन ने एक दफ़ा रब्ता किया था, तो इन लोगों से जो सारा बात करने के बाद एक आइडिया हुआ है वो ये कि सर फोरेंसिक मेडिसिन पाकिस्तान के अंदर एक डेवलपिंग स्पेशलिटी है, बल्कि एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसको इग्नोर किया गया है। तो आई वुड लव टू कंडक्ट दीज सेशंस ऑन रेगुलर बेसिस। मेरा इस पे क्या जाता है, मेरा तो लाइसेंस्ड अकाउंट है, उस पर ये कि हम घंटे से ज्यादा आराम से डिस्कस कर सकते हैं, इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन जैसे आज आपने बात की है, आज आपने इन्हें बताया है कि एक जो बात जो मैंने इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है, एक तो हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन डिस्कस हुई, बाकी चीजें हमारी एजेंडे के हिसाब से डिस्कस हुई,
इन एडिशन टू एजेंडा जो चीज़ हमने डिस्कस की है, जिसमें मुझे बहुत खुशी हुई है, डॉक्टर अंबारा का सवाल था उनका कि क्या प्रोसीड कर सकती हैं, और आपने उन्हें एक वे आउट बताया कि आप ईमेल करें ताकि आप सीपीएसपी को लिखें और इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन कराएं, क्योंकि सर जितने ज़्यादा लोग इसी तरह के सेशंस पे ये बातें हाईलाइट होंगी, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Dr. Professor Zahid Saab to say something if he has anything to comment, because he is a senior faculty member and would love to hear his take on this. Thank you, sir. जी हमार मेरा ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी। अनफॉर्चुनेटली फोरेंसिक मेडिसिन की लोगों की जो इकट्ठा होना है वो बड़ा मुश्किल है। बहुत रेयरली डू वी गेट टुगेदर फॉर मीटिंग्स, खास तौर पे फॉर एकेडमिक मीटिंग्स एंड एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा आप लोगों का इनिशिएटिव है, एंड ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कोहेजन डेवलप होगी बिटवीन द फैकल्टी, और वो एक पेज पे आएंगे अबाउट डिफरेंट इश्यूज। एंड आई एग्री कि ये इट्स डेवलपिंग स्पेशलिटी, एंड अनफॉर्चुनेटली स्पेशलिटी जो बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं है। तो वो जितना हम लोग इकट्ठे होंगे और ये जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करेंगे। और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में हमें जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशन हैं उनको चैलेंज करते रहना चाहिए, बजाय इसके कि जी और लोग चैलेंज करें और कभी कोर्ट चैलेंज करें, कभी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस करें। हमें खुद थोड़ी सी इंटरवेंशन करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं जो प्री पार्टीशन बनी हुई थी और वो उसी तरह चलती जा रही हैं। तो मैं तो हमेशा अपने जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं उनको कहता हूँ कि जी ये हमें देखना चाहिए कि हमने पिछले 40 साल में क्या चेंजेस आई हैं। आप बाकी स्पेशलिटीज को देखें तो दुनिया बदल गई है। फोरेंसिक मेडिसिन अनफॉर्चुनेटली वही उसी तरह की प्रैक्टिस हो रही है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, जो 40 साल पहले हो रही थी। उसमें हमें जो है ना मेजर चेंजेस की जरूरत है ताकि इट कम्स इन लाइन विद द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये इस तरह के फोरम्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट, ताकि सब लोग डिस्कस करें, ओपन अप हों, ज़हन खुले। और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू एंड डॉक्टर आरिफ फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड आप लोग ये अरेंज करते हो। आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी इनिशिएटिव। So thank you so much. Actually, I am not the one to be congratulated. इसके जो इनिशिएटिव लिया था वो डॉक्टर सलमान काज़मी और डॉक्टर कमल ज़ारा ने लिया था। ये मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा था कि इस तरह इन चीज़ों को हम करना चाहते हैं स्पेशलिटीज़ के लिए। डॉक्टर कमल ने कहा था कि फोरेंसिक के लिए हम ये काम स्टार्ट करेंगे, और डॉक्टर आरिफ जो थे ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने हमें कहा था कि ही विल टॉक, और इन्होंने कहा था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो वी आर रियली रियली थैंकफुल टू डॉक्टर आरिफ रशीद साहब, प्रोफेसर आरिफ रशीद साहब, जिन्होंने अपना टाइम निकाला हमारे साथ इतनी टॉक की। और फिर हमारे साथ पहले सेशन में एडवोकेट नदीम इकबाल जाहिद साहब भी आए थे पहले 2 सेशंस में, जो कि अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमें एक और लॉयर ज्वाइन करेगा। लेकिन ये चीज़ें वो हैं जिनको हमने फॉर द टाइम्स टू कम कंटिन्यू रखना है। डॉक्टर सलमान काज़मी और डॉक्टर कमल ज़ारा जो होंगे वो इस पे आप लोगों से कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे और मोर देन वेलकम, क्योंकि ये हम ऐसा ऐसा करके इन चीज़ों को मजीद बढ़ाएंगे। हम ये चाहते हैं कि आप जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं वो आने वाले लोगों को इंस्पायर करें, क्योंकि आप लोग जो हैं इंस्पायर करते हैं। यू आर बेसिकली हियर टू टीच, ट्रेन, ग्रूम एंड इंस्पायर द यंगर जनरेशन। आपने जैसे आज बात की है हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन के ऊपर, प्रोफेसर आरिफ रशीद ने बड़ी खूबसूरत बात की है, हमें बताया है कि ये किस तरह से फोरेंसिक मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई, एफसीपीएस कैसे स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो था फोरेंसिक मेडिसिन कौन पढ़ाता था, बहुत सारे लोगों को इन बातों का नहीं पता। तो इस तरह इन सेशंस को हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे, और हम ये चाहेंगे कि ये चीज़ें चलती रहें। और जितनी भी यहाँ पे फैकल्टी इस वक्त मौजूद है, हम चाहेंगे कि आप में से हर बंदा जो है वो टाइम निकाले, आके बात करे हमारे साथ। हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, कोई इस पे नहीं होगा, हमारे पास लाइसेंस्ड अकाउंट है और हम प्रोजेक्शन देंगे, सब कुछ करेंगे। बट यू हैव टू टेल द पीपल के फोरेंसिक मेडिसिन में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कैसे कैसे हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं। If anyone wants to say anything, please, the forum is open. Thank you so much. देखिए, आप लोग इस वक्त रियलाइज नहीं कर रहे कि आपके पास इस वक्त कौन कौन से लोग बैठे हैं। डॉक्टर मकबूल, आपका माइक इस वक्त अनम्यूट हुआ है, प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क। थैंक यू। हमारे पास इस वक्त
किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आरिफ रशीद हैं, हमारे पास इस वक्त शालामार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जाहिद हैं, हमारे पास जिना हॉस्पिटल से प्रोफेसर फरहत हैं, हमारे पास इस वक्त if I am unable to name anyone, I'm really sorry, लेकिन हमारे पास इतनी ज़्यादा फैकल्टी है कि मुझे खुद भी इस वक्त आइडिया नहीं। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन करें ताकि हम आपको इस पे सही आंसर दे सकें, क्योंकि there are no better experts in the field than these guys who are with us today. Thank you. सर प्रोफेसर आरिफ साहब, मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। आपने हमारी बहुत कुछ बड़ी आपने इलेबोरेट किया और बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर की हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज एक्सटेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड व्हेन वी नीड। सर आपका माइक म्यूट है। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज सवाल पूछे। वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू ऑल द फैकल्टी, स्पेशली टू प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रशीद मलिक फॉर हिज एक्सीलेंट टॉक and for taking time out, and to Professor Zahid Bashir Sahib, and last but not least to Dr. Kamal Zara and Dr. Salman Kazmi for organizing all of this. सलमान भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलें, I think that will conclude our meeting for today. Thank you so very much everyone. Sir, Professor Arif साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो we should proceed with the conclusion of this meeting. सर आपका माइक म्यूट है। आरिफ साहब के माइक के साथ शायद कोई इशू आ रही है, मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही। एनीवे सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आप लोगों को फिर बताएंगे। वी विल बी इन टच, आप लोगों को ईमेल के थ्रू आ जाएगा। एंड अगर आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करना है तो प्लीज डू ईमेल अस सो वी कैन डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट सेशन। सर थैंक यू सो वेरी मच, एंड सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।